हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसी के रिमेनिंग पार्ट, थर्ड पार्ट की। अभी तक हम 2 पार्ट्स ला चुके हैं एसी के। चलिए शुरुआत करते हैं एसी की, और आज अपने कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं एसी के ऊपर, और साथ साथ बचे हुए टॉपिक्स भी करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए हमारे पास क्या है, बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये, और ये न्यूमेरिकल 3 एक साथ न्यूमेरिकल देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास एक परिपथ के अंदर बल्ब B1, बल्ब B2 और बल्ब B3 लगा हुआ है। ठीक है, अब तीनों बल्ब लगे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ है हमारे पास Vm या V जो भी मानिए आप, उसकी आवृत्ति F है, क्योंकि हमें F से मतलब है। तो ये L है, ये C है और ये R है। कहा गया कि यदि फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा दी जाए, आवृत्ति जो है वो बढ़ा दी जाए, तो यदि आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो बल्ब B1, B2, B3 की चमक चमक मतलब ब्राइटनेस पर क्या बढ़ेगा, क्या होगा, तो इसे पूछा गया। ठीक है, तो F1 की चमक पर क्या प्रभाव है, देखिए कैसे करते हैं, हम इसे समझते हैं। माना इस ब्रांच में करंट आता है I1, इस ब्रांच में करंट रहता है I2 और इस ब्रांच में करंट रहता है I2। तो यदि I की बात करूं, I1 की बात करूं, तो I1 का फॉर्मूला होगा Vm अपॉन, जो कि आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। तो I रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, नियर रहने वाला है, बिकॉज I डज नॉट वाला है, तो इसकी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। दूसरा I2 की बात करूं तो फॉर्मूला होगा एक्सएल। ठीक है, यहाँ पे Vm एक्स कर देते हैं। सो Vm, अब एक्स फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ओमेगा सी चला जाता है ऊपर, अब ओमेगा सी 2 पाई एफ सी इंटू वी ए। सो यहाँ पर जो I2 है ये एफ के प्रोपोर्शनल है, एफ के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर करंट भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बल्ब की बात करें तो I3 बल्ब में करंट का फॉर्मूला क्या होगा, Vm अपॉन एक्सएल होगा, है ना, Vm अपॉन एक्सएल होगा। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Vm, एक्सएल होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पे वो एफ के प्रोपोर्शनल है, और जब मसले प्रोपोर्शनल हो तो एफ के इंक्रीज होने पर क्या हो, भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया I3 की। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करें, देखिए। नेक्स्ट देखिए, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि जो I का फॉर्मूला है, I की वैल्यू है वो है 20 साइन ओमेगा टी प्लस 60, और V की वैल्यू है, V की वैल्यू लेते हैं 20 साइन ओमेगा टी। तो ये बताओ कि इस सर्किट में कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सर्किट बताना है आपको, एलिमेंट ऑफ सर्किट बताना है आपको। पहला ऑप्शन ओनली आर, केवल आर है। दूसरा ऑप्शन ओनली एल, केवल एल लगा हुआ है। या आर, और फोर, तो ये आपको बताना है। बताइए क्या, कि एल वी सी आई एड होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, आई इस पे ज्यादा है, तो ये तो पक्का है कि आई लीड है वी से, आई लीड वी। लेकिन अब 90 से नहीं है, 90 से की बजाय 60 से है। तो 60 से तो मतलब इसके अंदर सी के साथ आर भी लगा दिया, तो एलिमेंट क्या है सर्किट के, सी। अब कहता है दूसरा हमसे पूछ बताइए सर्किट के अंदर कितनी है। तो जनरली पावर या वी आई यूज करते हैं, तो वो गलत है, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा, आर एम एस, आई आर एम एस
cos। VRMS है 20 अपॉन रूट 2। RMS का फॉर्मूला है ना आपको, RMS का होता है, RMS होता है VM अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। सो VM अपॉन रूट 2, ये भी कितना है, VM अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कोस 5, 5 मतलब कालांतर, कालांतर कितना है भैया 60 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 20 आ जाएगा 400 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, और कोस 60 कितना होता है, हाफ होता है। तो हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, पावर आ जाएगी 100 वॉट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ब्लॉक डीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन ब्लॉक डीसी, इनमें से कौन सा एलिमेंट डीसी को ब्लॉक कर सकता है, ये आपसे पूछा गया। सो देखिए कैसे करना है हमें, आंसर देखिए, मतलब ऑप्शन सुनिए पहले। ऑप्शन है कैपेसिटर, इंडक्टर, इसके बाद रजिस्टर, और उसके बाद नन ऑफ दीज। तो ये आपसे पूछा गया। अब इसको याद करने ट्रिक भी बताऊंगा और पहले कारण भी बताऊंगा। सुनो, हमारे पास होता है 0 ओम, 0 ओम का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। एक होता है इनफाइनाइट ओम, इनफाइनाइट ओम का मतलब होता है ओपन सर्किट, ठीक है। अब हमारे पास XC का फॉर्मूला क्या है, XC का फॉर्मूला है 1/2πfc, और XL का फॉर्मूला क्या है 2πfl। ये किस में है, ओम में, ये भी किस में है, ओम में है, ठीक भैया, यहां तक समझ आ चुका है। अब डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है। अब जब डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो रखो 0 यहाँ पर, तो जैसे इसको 0 रखोगे तो XC कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट ओम आ जाएगा। F को 0 रखा तो XC कितना आ गया, इनफाइनाइट ओम आ गया। और यहां हमने F को 0 रखा तो XL कितना आ गया, 0 ओम आ गया। अब एक बात सोचो, ये डीसी यहां से आ रही है तो क्या ये जाने देगा, हाँ जाने देगा, शॉर्ट सर्किट है। क्या ये जाने देगा, आंसर नहीं जाने देगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, तो ये जाने नहीं देगा। तो मतलब डीसी को ब्लॉक कौन करेगा, जो इनफाइनाइट ओम है, तो मतलब कौन ब्लॉक करेगा, कैपेसिटर ब्लॉक करेगा, कैपेसिटर डीसी को जाने नहीं देगा, तो आंसर सी आ जाएगा हमारे पास। आप ये भी कह सकते हैं कि संधारित्र या कैपेसिटर डीसी के लिए, अब कई बार लोग पता है डीसी को क्या बोलते हैं, निम्न आवर्ती सिग्नल, निम्न आवर्ती सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ओपन सर्किट अर्थात खुले परिपथ की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। याद रखें इसको, कैपेसिटर किसको ब्लॉक करेगा, कैपेसिटर करेगा डीसी को ब्लॉक। अभी टेंशन ना लो, ट्रिक कैसे बताएंगे याद हो जाएगा। और इंडक्टर किसको ब्लॉक करेगा, तो इंडक्टर ब्लॉक करेगा एसी को। अब ट्रिक सुनो, बड़ी मजेदार ट्रिक है। तो ये भैया ऐसे इस तरह से है कैपेसिटर, अब यहाँ से आ रही है एसी और यहाँ से आ रही है डीसी, तो एसी आ रही है, एसी आ रही है, एसी प्लेटों से कूद के भागी, तो एसी को तो इसने जाने दिया और डीसी बेचारी जानी भाई, ऐसे तो डीसी को रोक लिया। अब ये इंडक्टर है हमारे पास, अब एसी तो डायरेक्ट एकदम सीधी है, इन होल में से निकल जाएगी डायरेक्ट, डीसी निकल जाएगी, और एसी इसमें बीच में अटकती रह जाएगी। तो इसलिए आप ये याद रखो, कोई भी एक लाइन याद रख लो, बाकी उसका आप अपनी तरफ से भी कोई शॉर्ट ट्रिक बना लो तो आपकी इच्छा है। सो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, वो डीसी को रोकता है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, अभी तक हम क्या बात कर चुके हैं, अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए आगे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी परिपथ के अंदर VR मतलब प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर कितना है, 40 वोल्ट है। VL प्रेरकत्व के सिरों पे विभवांतर या इंडक्टर के सिरों पे वोल्टेज कितनी है, हमारे पास 30 वोल्ट है। फिर VC संधारित्र के सिरों पे विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है। ये हमें दे दिया, कहा गया तब अप्लाइड वोल्टेज
अप्लाइड या सप्लाइड जो मर्जी बोल दे, या कुल वोल्टेज, आपको कुछ भी बोल दे, सप्लाई वोल्टेज का मान क्या है। और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो पहला आंसर होता है, जो पहला ऑप्शन होता है, वो पता क्या देता है, इन तीनों को ऐड करके 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 40 कितना, 90 प्लस 40 हो गया 130 वोल्ट। तो पहला आंसर आपको ये दे दिया, दूसरा आंसर दे दिया आपको 40 वोल्ट, तीसरा आंसर दे दिया 50 वोल्ट, और फोर्थ दे दी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, सुने। अब ऐसे में आपको ये मत सोचना कि तीनों सीरीज में, जब तक नहीं बोलेगा तब तक सीरीज आरएलसी ही मानना है, क्योंकि हमारे एसी या सीबीएसई आरबीसी कोई सा भी बोर्ड हो, नेवी हो, डिफेंस हो, सभी के अंदर सीरीज आरएलसी ही है। खैर, तो अब देखो ये आरएलसी लगाओ तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट ऑफ, इस फॉर्मूले के सारे शॉर्टकट फॉर्मूले का पैकेट जो है वीडियो नंबर 2 में आपको मिल जाएगा, तो वो हमारा फॉर्मूला पैकेट है। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। अब वी आर कितना है, वी आर है 40 स्क्वायर, वी एल कितना है, वी एल है 30, माइनस वी सी कितना है 60 स्क्वायर। क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 50 वोल्ट। तो मैं इस वैरायटी के और क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि यही होना है बार बार, है ना भाई, मैं वी आर और वी एल दे दूंगा तभी फॉर्मूला लगाना है। ट्रिक बता रखी है, क्या ट्रिक है, कि जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, जो जैसे आप आर एल पढ़ रहे हो तो सिर्फ आर और एल करो, बाकी सबको जीरो कर दो, और इसके लिए आप वीडियो नंबर 2 को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, सो ये हमारे इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। बाकी क्वेश्चंस को देखिए हम और आने वाले क्विज सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ कुछ स्पेशल यूनिट है वो आपको यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि वो आपको कभी कभार पूछ ली जाती है, तो आपको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपसे मैं पूछ लूंगा कि ओमेगा एल का मात्रक क्या है, ओमेगा एल का मात्रक या यूनिट, तो आंसर है ओम। 1 अपॉन ओमेगा सी, यार ये एक्स ही तो बना है यार, कि यूनिट क्या है, तो आपको घबराना नहीं है, ये सीधा सीधा आंसर है आपके। रूट एल सी की यूनिट क्या है, इसके बारे में पिछली वीडियो में भी बात करी हमने, इसलिए हम सिर्फ यहाँ आंसर लिखेंगे। आर बाय एल या आर सी, आर बाय एल का यूनिट क्या है, तो इसकी है सेकंड इनवर्स। फिर आर सी की यूनिट क्या है, आर सी की यूनिट है हमारे पास सेकंड। फिर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी की यूनिट क्या है, सो अंडर रूट एल बाई सी की यूनिट है ओम। ओम की डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2। सो ये हमारे पास छोटी मोटी बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चोक कोयल, चोक कुंडली। चोक कुंडली क्या होता है, देखो मान लो कि मेरे पास एक बल्ब है, अब मेरे को इसमें क्या करना है, एसी आ रही है, लेकिन ये करंट इसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मैंने कहा कि करंट कम करना है, तो मैंने प्रतिरोध लगा दिया, करंट कम हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जब हमने यहाँ आर लगाया, तो ये जो आर है ये पावर खा रहा है। कैसे पावर खा रहा है, तो आंसर है, पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, और आर के केस में क्या होता है, 5 0 होता है। पहले दूसरा वीडियो जरूर देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ। सो 5 0 होता है, सो 5 0 है इसलिए, तो 5 0 है तो पावर जो है वो नॉन जीरो है, क्योंकि कोस फाइव क्या होता है, 1 होता है। तो करंट तो कम कर दी, लेकिन पावर खा रहा है तो हमारा नुकसान है। तो मैंने इस नुकसान को कम करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कोयल लगा दी, कोयल मतलब एक प्रेरकत्व लगा दिया। जैसे ही मैंने प्रेरकत्व लगाया, तो प्रेरकत्व के सिरों पे फाई कितना होता है, 90 होता है। तो वी आर एम एस आई आर एम एस कोस 90, कोस 90 कितना होता है, जीरो, तो पावर कितनी हो गई, जीरो हो गई, पावर कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो ये हमारी करंट, अब देखो बात थी प्रतिरोध की, तो ये प्रतिरोध दे रहा था आर ओम का, ये प्रतिरोध देगा एक्सएल ओम का, तो प्रतिरोध तो अभी मिल रहा है, मतलब करंट तो अभी भी कम हो रहा है, लेकिन इस बार ये पावर नहीं खा रहा, इसीलिए चौक कोयल लगाई जाती है। तो पहली चीज कि पावर, चौक कोयल के सिरों पे पावर का क्षति कितनी होती है, जीरो होती है। दूसरी चीज, ऐसे में जो धारा बहती है उस धारा को हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं, वॉटलेस करंट कहते हैं। तीसरी चीज, एक अच्छी चोक कोयल की क्या चीज अच्छी होनी चाहिए, एक गुड चोक कोयल
हैव हाई इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हाई होनी चाहिए, प्रेरकत्व हाई होना चाहिए, एंड लो रिएक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, मतलब कि उच्च प्रेरकत्व व निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। तो एक अच्छी चोक कॉइल की ये खास बात होती है। अब प्रतिरोध को निम्न करना है, तो प्रतिरोध को निम्न कैसे करूंगा? सोचो, आर का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए। एल को तो कम कर नहीं सकता क्योंकि घेरों की संख्या कम हो जाएगी, तो प्रेरकत्व कम हो जाएगा, तो ए को कम करना पड़ेगा, मतलब ए को ज्यादा करना पड़ेगा। तो यह कैसा बनाया जाता है? यह मोटे तार का बनाया जाता है। क्योंकि क्या होगा कि यदि मोटे तार का होगा तो ए ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा तो आर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और क्या आता है? देखिए, आर भी ज्यादा हो गया, ठीक है। अब हमें एल को ज्यादा करना, तो ये हो गया, ये हमारे पास कोयल का सिंबल है। अब देखिए, एल का फॉर्मूला होता है म्यू नोट एन स्क्वायर ए बटे एल। ये होता है हमारे पास किसी कुंडली के प्रेरकत्व का सूत्र। म्यू जीरो क्या होता है? चुंबकशीलता, ए एन क्या है? घेरों की संख्या, ए क्या है? हमारे पास क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कौन सा? कुंडली का है, तार का नहीं है, और एल क्या है? लंबाई। अब यदि मैं इसके लोहे की रोड रखता हूं, तो लोहे की रोड के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लोहे का म्यू आर जो है 5000 के आसपास होता है, 5 जून। तो इससे एल डायरेक्टली बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है? एक लोहे की रोड के ऊपर एक मोटे तार को लपेटा जाता है, फिर चौक कोयल बनाई जाती है। ठीक है, तो इस लोहे की तार को कैसे दिखाया जाता है? इस तरह से ऐसे दिखाया जाता है। ये हमारे पास सिंबल है किसका? चौक कोयल का, सिंबल ऑफ चौक कोयल। ये चौक कोयल का सिंबल है। ये दो ऊपर लाइनें क्या बताती हैं? ये दो ऊपर लाइनें बताती हैं हमारी किस बात को? कि यहां पर हमने एक लोहे की रोड पर क्या करा है? इस चीज को। चलिए ठीक भैया, तो ये हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं। बहुत बढ़िया। ओके, ठीक। तो अब हम आगे बात करते हैं किसकी? ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो चलिए, हेलो, ट्रांसफॉर्मर के बारे में। सो देखिए क्या है ट्रांसफॉर्मर, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अभी तक हम एसी के अंदर सभी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमारा ये टॉपिक रहता है जो मेन होता है। कभी कभार इसके अंदर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक। तो सबसे पहले बात आती है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफॉर्मर वर्ड बना है ट्रांसफर से, तो इसका काम क्या है? इसका काम है एनर्जी को ट्रांसफर करना। ठीक है, इसका काम है एनर्जी को ट्रांसफर करना। फिर दूसरी बात, दूसरा क्या कि इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है ये, इस तरह से, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद, इसके सिंबल के बाद नेक्स्ट क्या आता है? किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। ये क्वेश्चन एयरफोर्स फरवरी के अंदर लास्ट ईयर 2019 के अंदर, सॉरी 2020 के अंदर पूछा गया था। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक, नेक्स्ट इसकी बात कि ओनली एसी पर वर्क करता है। ये एसी पर वर्क करता है, तो इसके अंदर इनपुट फ्रिक्वेंसी और आउटपुट फ्रिक्वेंसी दोनों क्या होती है? बराबर होती है। मतलब 50 हर्ट्ज का इनपुट दोगे तो 50 हर्ट्ज का आउटपुट इसके अंदर मिलेगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी है। नेक्स्ट, इसके अंदर मान लीजिए कि यदि हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर माने यदि हम, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब प्राथमिक कुंडली। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब सेकेंडरी कुंडली। तो इसके अंदर जो ईएमएफ होता है वो होता है ईपी, जो प्राय नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो होता है एनपी, धारा होती है एनपी। ठीक है, जो प्रतिबाधा या इम्पीडेंस होता है वो होता है जेडपी। और यहाँ होता है एनएस, ईएस, एनएस, आईएस, जेडएस। ट्रांसफॉर्मर एक उच्च दक्षता की डिवाइस होती है। इसकी जो दक्षता होती है
वो लगभग 95% तक होती है। जब नहीं बोला जाएगा तब आपको 100% बोलना है। सो आइडल में कितना होता है, 100% होता है। इस बात का खास ध्यान रखें, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम करेंगे आने वाले समय के अंदर, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन होता है क्या कि ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS इक्वल टू ZS अपॉन ZP, ठीक है। रूट में होता है ZS अपॉन ZP, इसको हम K कहते हैं। और ये तभी काम करता है, ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब दी गई दक्षता कितने परसेंट होती है, 100% होती है। यदि 100% नहीं है, यदि मान लीजिए 100% नहीं है एंड नॉट इक्वल टू 100%, तब क्या होगा, तब ES अपॉन EP बराबर होगा NS अपॉन NP के बराबर होगा, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद इसकी दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसकी दक्षता का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100% के अंदर, ये इसकी दक्षता का सूत्र होता है। और क्या आता है, इसके अंदर कुछ लॉस होते हैं, तो लॉस के आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। पहला होता है कॉपर लॉस, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ताम्र क्षति भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास कॉपर लॉस के बाद आयरन लॉस, ठीक है। कॉपर से क्या होता है हमारे पास, एडी करंट लॉस होता है, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है हमारे पास, एडी करंट को कहते हैं भंवर धाराएं, तो भंवर धाराओं की क्षति होती है। इन सभी लॉसेस से ट्रांसफार्मर गर्म होता है, बस आपको इतना ध्यान में। तीसरा होता है आपके पास हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। और फोर्थ होता है इसके अंदर फ्लक्स लीकेज लॉस। फिर इसके बाद जो ट्रांसफार्मर की हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर देखिए क्या है, तो इसमें ये जो है, ये वाइंडिंग किसकी बनी होती है, तो वाइंडिंग बनी होती है कॉपर की। ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सॉफ्ट आयरन की, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और ये भी क्या होती है, वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपको टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ छोटी मोटी चीजें याद रखनी है, और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। एक होता है ऊंचाई और एक होता है अपचाई। ऊंचाई मतलब जो वोल्टेज को उच्च करता है, और अपचाई मतलब जो वोल्टेज को डाउन करता है। जैसे इन्वर्टर को जब चार्ज करना होता है, तो इन्वर्टर के अंदर बैटरी होती है 12 वोल्ट की, और अपने घरों में आती है 220 वोल्ट। तो उस 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में बदलने के लिए कौन काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। कौन सा करेगा, स्टेप डाउन। फिर जब लाइट चली गई, तो अपने घरों में लाइट सप्लाई करनी है, तो 12 वोल्ट से वापिस से किसमें बदलना पड़ेगा, 220 वोल्ट में, क्योंकि बैटरी से 12 वोल्ट आएगी। तो उसको कौन बदलता है, स्टेप अप बदलता है। तो स्टेप अप के अंदर जो VS होता है या जो ES होता है, वो EP से बड़ा होता है, ठीक है। ES ग्रेटर देन EP। दूसरा स्टेप डाउन के अंदर NS बड़ा होता है किससे, NP से। तीसरा इसके अंदर जो NS अपॉन NP मतलब जो K था, वो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। जो K है वो 1 से बड़ा होता है इसके अंदर। अब एक बात ध्यान रखिए, जब करंट ज्यादा होगा, जब सॉरी वोल्टेज ज्यादा होगी, तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना खास, ठीक है। तो ये हमने पीछे ही पढ़ रहे थे भैया, इसी फॉर्मूले के अंदर है, बस IP बड़ा हो IS से, IP बड़ा IS से, NS बड़ा NP से, ES बड़ा EP से। तो बस यही करना है हम। अब इसका उल्टा कर दीजिए, स्टेप डाउन के अंदर, स्टेप डाउन के अंदर क्या है, VS छोटा है VP से, NS छोटा है NP से, K लेस देन 1 एंड IP लेस देन IS। सो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर का टॉपिक है। तो यहाँ आके हमारा ये AC के सारे टॉपिक्स पूरे हो जाते हैं। सभी लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ सेशन रखने वाले हैं, जिसमें AC एंड SHM दोनों आने वाला है, ठीक है। और भी कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा कुछ सेशन नंबर 5। सो स्टे ट्यून, बने रहिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। सो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।